बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अरशद अजीज, आपका फिजिक्स टीचर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूक्लियर फिजिक्स को, जो कि स्टेप स्कीम ऑफ स्टडीज के अकॉर्डिंगली यूनिट नंबर 11 की सेकंड डिवीजन है। जी स्टूडेंट्स, हम न्यूक्लियर फिजिक्स में जो टॉपिक्स पढ़ेंगे वो है न्यूक्लियर रिएक्शन। नंबर सेकंड पर हम न्यूक्लियर फिशन पढ़ेंगे और फिशन के अंदर हमने पढ़ना है फिशन चेन रिएक्शन और न्यूक्लियर रिएक्टर, और उसके बाद हमने फ्यूजन रिएक्शन को पढ़ना है। और आज के लिए जो लास्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे डेट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। तो स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस के टॉपिक से। देखिए, इस चैप्टर में जब हमने स्टार्ट लिया तो सारे के सारे न्यूक्लियर रिएक्शंस ही पढ़ रहे हैं, जिसे हमने रेडियो एक्टिव डिके बोला, रेडियो एक्टिविटी भी बोल रहे थे। तो अब हम नए न्यूक्लियर रिएक्शंस कौन से पढ़ना चाह रहे हैं। एक्चुअली रदरफोर्ड पहला फिजिस्ट था जिसने ये सजेस्ट किया या उसने एक्सप्रेस किया कि नेचुरल रेडियोएक्टिव डिके के अलावा हम आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिव डिके भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक अल्फा पार्टिकल को नाइट्रोजन 14 के ऊपर बम्बार्ड कर दें तो ये अपने डॉटर में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि ऑक्सीजन 17 है, प्लस साथ में एक प्रोटॉन भी मिल रहा है। देखिए हुआ क्या, हमने एक हैवी न्यूक्लियाइड के ऊपर एक लाइट पार्टिकल को बम्बार्ड किया, ये हैवी न्यूक्लियाइड अपने डॉटर में डिसइंटीग्रेट हो गया और साथ में एक स्मॉल पार्टिकल भी मिला हमें। ये बाकी न्यूक्लियर रिएक्शन से डिफरेंट कैसे हुआ। देखिए, एक नेचुरल रेडियोएक्टिविटी को डिस्कस करते हैं। हुआ क्या, रेडियम 226 स्पॉन्टेनियसली डिसइंटीग्रेट हो गया रेडॉन 222 में प्लस द अल्फा पार्टिकल। मैंने लफ्ज बोला स्पॉन्टेनियसली। देखिए, अब इन दोनों में आपको वाज़ेह तौर पर डिफरेंस नजर आ रहा है। यहां पर एक हैवी जो न्यूक्लियाइड है वो डिसइंटीग्रेट हो रहा है किसमें, अपने डॉटर में, और साथ में एक आपको क्या मिल रहा है, एक हमारे पास एक स्मॉल पार्टिकल भी साथ में मिल रहा है। जबकि ऐसा यहां पर नहीं हो रहा। यहां पर ये जो न्यूक्लियाइड है ये खुद ब खुद अपनी डॉटर में कन्वर्ट नहीं हो रहा। करना क्या पड़ा, इसको डिस्टेबलाइज करने के लिए, इसको अनस्टेबल करने के लिए हमने क्या किया, एक अल्फा पार्टिकल इस पर बम्बार्ड किया है। इसका मतलब हम पहले भी बोला है कि एक हैवी न्यूक्लियस के ऊपर हमने एक अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड करके ये डिके किया। जबकि यहां पर आप देखिएगा एक हैवी न्यूक्लियाइड खुद ब खुद अपनी डॉटर में कन्वर्ट हो रहा है। तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द नेचुरल रेडियोएक्टिविटी और यहां पर जो हम आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी डिस्कस करना चाह रहे हैं। जी, अब हम इस न्यूक्लियर रिएक्शंस को टेक प्लेस होने के लिए कुछ कंडीशंस को डिस्कस करना चाह रहे हैं कि कंडीशंस कौन कौन सी होंगी। देखिए, हमारे पास सबसे पहली कंडीशन है, इस न्यूक्लियर रिएक्शन में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन मस्ट रिमेन सेम। मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की साइड पर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की तादाद सेम रहनी चाहिए। जैसे ये न्यूक्लियर रिएक्शन अभी हमने डिस्कस किया, अल्फा पार्टिकल नाइट्रोजन के न्यूक्लियस पर बम्बार्ड किया, ये हमें क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन, और साथ में क्या मिला हमारे पास, 1H1 प्रोटॉन। अब देखिएगा इस साइड पर, रिएक्टेंट की साइड पर देखिएगा कितने प्रोटॉन्स हैं। तो प्रोटॉन्स हमारे पास एक्चुअली एटॉमिक नंबर से रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी। तो कितने प्रोटॉन हैं, इसमें 2, इसमें कितने हैं 7, तो 7 + 2 कितने होते हैं, डेट इज 9। प्रोडक्ट की साइड पर देखिएगा कितने प्रोटॉन्स हैं, 8 यहां पर है, 1 यहां पर है, तो 8 + 1 डेट इज आल्सो 9। तो Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कंजर्व्ड होने चाहिए। नंबर सेकंड, हमने बोला था नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी सेम रहने चाहिए। देखिए, आपको पता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करने का तरीकेकार क्या है, आप A - Z करते हो। तो डेट्स है, इस अल्फा पार्टिकल में कितने न्यूट्रॉन्स होंगे, 4 - 2 2। इस न्यूक्लियाइड में कितने न्यूट्रॉन्स होंगे, 14 - 7 7। तो इसका नंबर क्या हुआ, 9। अब इस साइड पर देखते हैं, ऑक्सीजन 17 में कितने न्यूट्रॉन्स हैं, 17 - 8 9। प्रोटॉन में कितने न्यूट्रॉन्स होंगे, 1 - 1 0। तो डेट्स है, ये भी हमारे पास किसके बराबर निकल आया, 9 के। तो जितने न्यूट्रॉन रिएक्टेंट की साइड पर टेक पार्ट कर रहे हैं उतने ही न्यूट्रॉन हमें प्रोडक्ट की साइड पर मिल रहे हैं। तो डेट्स है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कंजर्व्ड हो गए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी कंजर्व्ड हो गए। इसमें इसका सेकंड कंडीशन ये है, ये रिएक्शन टेक प्लेस करेगा
इन अपोजिट डायरेक्शन आल्सो। मतलब आप इस रिएक्शन को रिवर्स भी कर सकते हो। जैसे अगर हम एक प्रोटॉन को ऑक्सीजन 17 पर बम्बार्ड कर दें तो डेट गिव अस द नाइट्रोजन 14 प्लस अल्फा पार्टिकल। तो अपोजिट डायरेक्शन में ये रिवर्स भी हो गया। नंबर थर्ड, द टोटल एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट इंक्लूडिंग द रेस्ट मैस एनर्जीज। इसमें हमारे पास जो रिएक्टेंट की टोटल एनर्जी होगी जिसमें हम उसकी रेस्ट मैस एनर्जी भी शामिल करेंगे, मस्ट बी इक्वल टू द टोटल एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट, अदरवाइज ये रिएक्शन नहीं हो सकता। जितनी टोटल एनर्जी रिएक्टेंट की साइड पर है उतनी ही टोटल एनर्जी हमें किस साइड पर मिलनी चाहिए, प्रोडक्ट की साइड पर मिलनी चाहिए। अब देखिएगा, हम यहां पर इस रिएक्शन में सबसे पहले तो मैस ऑफ रिएक्टेंट कैलकुलेट करते हैं कितना होगा। तो हमारे पास नाइट्रोजन 14 का न्यूक्लियाइड और अल्फा पार्टिकल के अगर हम मैसेज को ऐड कर दें तो ये बनते हैं 18.0057 एटॉमिक मैस यूनिट। सिमिलरली हम मैस ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। ऑक्सीजन 17 और प्रोटॉन के मैसेज को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास मैस ऑफ प्रोडक्ट बन गया 18.0069 एटॉमिक मैस यूनिट। आपको नजर आ रहा है ये मैसेज तो सेम नहीं है, तो कितना डेल्टा एम निकला? आप मैस ऑफ रिएक्टेंट से मैस ऑफ प्रोडक्ट को अगर माइनस करते हैं तो आंसर निकलता है -0.0012 एटॉमिक मैस यूनिट। ये कितनी एनर्जी से एसोसिएट करेगा? आप सबको पता है 1 एटॉमिक मैस यूनिट किसके बराबर होता है? डेट इज अ 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर निकलता है। दिस मीन्स दैट कितनी एनर्जी एसोसिएट हो जाएगी? आप इस मैस को जो एटॉमिक मैस यूनिट में लिया गया 931 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आंसर बना 1.13 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिएगा किसका मैस ज्यादा था, प्रोडक्ट का। तो ये तो रिएक्शन हो ही नहीं सकता। कम मैस ज्यादा मैस में कैसे कन्वर्ट हो सकता है? तो ये हमारे पास कीवर्ड है। एक्चुअली ये जो मिसिंग मैस था ना, ये हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा काइनेटिक एनर्जी की शक्ल में। तो डेट से मैंने लिखा द मिनिमम 1.13 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये वाली एनर्जी हमें किस शक्ल में देनी पड़ेगी? काइनेटिक एनर्जी शुड बी गिवन टू द अल्फा पार्टिकल टू कैरी दिस रिएक्शन, अदरवाइज ये रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है। ये नेगेटिव के साइन की सिग्निफिकेंस भी यही थी। नेगेटिव का साइन बता भी यही रहा था कि ये जो मिसिंग मैस है ये अल्फा पार्टिकल इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी की शक्ल में लेकर आएगा तो ये रिएक्शन हो सकता है, वरना ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपने याद रखनी है। मैसेज क्या होंगे, मिसिंग मैस क्या होगा, कितनी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ द अल्फा पार्टिकल। एक और बुकिश इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, ये भी आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखनी है। हमारी बुक में लिखा हुआ है पोलोनियम से निकलने वाले जो अल्फा पार्टिकल की एनर्जी है ना वो 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। दैट्स व्हाई ये रिएक्शन एक ऐसे अल्फा पार्टिकल से टेक प्लेस करेगा जो कहां से आ रहा है? पोलोनियम, जिसका सोर्स क्या होगा? पोलोनियम होगा। अच्छा जी, एक और एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। एक्चुअली तो ये बुकिश इंफॉर्मेशन ही है, लेकिन इसमें हम एक एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं ताकि हम देखें कि न्यूक्लियर रिएक्शन में कैसे एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। इसी टॉपिक में आखिर में जाकर एक चैडविक का एक्सपेरिमेंट लिखा हुआ है जिसे हम न्यूट्रॉन डिस्कवरी भी बोलते हैं। उसमें हुआ ये कि अल्फा पार्टिकल को बेरिलियम 9 के ऊपर बम्बार्ड कर दिया, साथ में मिला कार्बन 12, एक पार्टिकल वाई था। ये कौन सा पार्टिकल है? तो ऐसे रिएक्शंस, ऐसे क्वेश्चंस आपके पास एमसीक्यूज के तौर पर आ सकते हैं। देखें करने का तरीकेकार क्या है, अभी डिस्कस कर रहा है। हमें करना क्या होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को क्या करना होगा? कंजर्व करना होगा। तो ऑब्वियसली मिसिंग पार्टिकल के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर आपको पता लग जाएगा। जब आपको वो नंबर पता लग जाए तो आप उसके साथ आसानी के साथ वहां पर कैलकुलेट करके बता सकते थे कि ये कौन सा पार्टिकल होगा। देखें यहां पर कितने प्रोटॉन टेक पार्ट कर रहे हैं? रिएक्टेंट की साइड पर हम देख रहे हैं तो 2 + 4 कितने हैं? 6। इधर भी कितने होने चाहिए? 6 ही होने चाहिए। तो कार्बन के पास 6 प्रोटॉन्स हैं, इसका मतलब है ये जो मिसिंग पार्टिकल है इसके पास कोई प्रोटॉन नहीं होगा। इसका एटॉमिक नंबर हम क्या लिखेंगे? 0। अब न्यूट्रॉन नंबर की साइड पर चलते हैं जी। इधर कितने न्यूट्रॉन नंबर हैं? 4 - 2 2। इसके पास कितने हैं? 9 - 4 5। तो कितने हो गए?
7 हो गए। इसका मतलब हुआ कि यहां पर भी हमारे पास कितने न्यूट्रॉन्स होने चाहिए थे? 7 ही होने चाहिए थे। तो यहां पर 12 माइनस 6 कितने हैं? 6। तो एक मिसिंग था ना, वो आपके पास मिसिंग पार्टिकल का न्यूट्रॉन होना चाहिए। दैट्स व्हाई इसका हमारे पास जो A होगा वो क्या निकलेगा? वो 1 निकलेगा। एक न्यूट्रॉन था, कोई प्रोटॉन नहीं थे, 1 + 0 1 ही लिखा जाएगा। इसी फार्मूला के अकॉर्डिंगली हमने इसे कैलकुलेट कर सकते थे। A = n+z ले सकते थे। अब आपको पता है एक ऐसा पार्टिकल जिसका चार्ज तो ना हो, जिसका मैस 1 लिया जाए, उसे हम बोलते क्या है? उसे हम कहते हैं वो न्यूट्रॉन है। तो ये जो पार्टिकल है ये न्यूट्रॉन होगा। मैंने पहले भी बोला कि ये हमारे पास एक चैडविक का एक्सपेरिमेंट है जिसे हम न्यूट्रॉन डिस्कवरी का एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। एटलीस्ट बुक में लिखी हुई जितनी भी इक्वेशंस हैं वो आपको याद होनी चाहिए। देखें, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता था कि हम अल्फा पार्टिकल को किस न्यूक्लियाइड पर बम्बार्ड करें कि जो हमें प्रोडक्ट में मिले वो कार्बन प्लस न्यूट्रॉन मिल जाए। तो डेट्स है, ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको जुबानी याद है, आपको पता है बुक की रिलेशन क्या लिखे हुए, बुक के रिएक्शंस क्या लिखे हुए, तो आंसर आपको फौरन पता लग जाएगा, बेरिलियम है। और अगर आपको ये रिएक्शन याद नहीं है या कोई अनसीन रिएक्शन आ गया जिसमें कोई भी एक अननोन पार्टिकल आइदर दिस वन और दिस वन कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए, तो आप इस तरीके से उसे डिफाइन कर सकते हैं। देखिए, अगर ये पार्टिकल लेट्स सपोज ऐसा निकलता, ये अननोन पार्टिकल, कि यहां पर हमारे पास इसका चार्ज भी 1 होता, इसका मैस भी 1 होता, तो आपको पता है ये क्या होगा? प्रोटॉन होगा। अगर यहां पर ऐसा पार्टिकल होता जिसका चार्ज तो -1 होता लेकिन मैस 0 होता, तो आप सबको पता है ये क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अगर एक पार्टिकल ऐसा निकलता जिसका चार्ज +1 होगा जबकि मैस 0 होगा, तो आप सबको पता होना चाहिए ये पॉजिट्रॉन होगा। और अगर एक ऐसा पार्टिकल होता जिसका चार्ज तो 2 है और मैस 4 निकलता, तो हम कहते हैं ये क्या है? हीलियम है। तो डेट्स है, आपके पास ये सिर्फ कैलकुलेशंस करने के बाद बाकी इंफॉर्मेशंस आपको याद होनी चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंगली आप मिसिंग पार्टिकल को बता सकते हैं कि कौन सा मिसिंग पार्टिकल होगा। तो ऐसे एमसीक्यूज पेपर में पूछे जा सकते हैं। जरा थोड़ा फोकस कीजिएगा इन इक्वेशंस के ऊपर। देखिएगा जी, हमारे पास आगे बुक में एक इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, मैं सिर्फ एमसीक्यूज के लिए कि कोई पॉइंट इसमें से आ जाए तो हम उसे डिस्कस करना चाह रहे हैं। दैट्स व्हाई आप तमाम इंफॉर्मेशन को एक बार अच्छी तरह से गो थ्रू कीजिएगा, बुक की लाइंस को पढ़िएगा। कोई भी लाइन यहां पर एमसीक्यूज के तौर पर पूछी जा सकती है। इस न्यूट्रॉन डिस्कवरी के एक्सपेरिमेंट में बताया गया कि न्यूट्रॉन को अब डिस्कवरी कैसे हुई। देखिए, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं ना होता, तो दैट्स व्हाई ना ये इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफ्लेक्ट हो सकता था, ना ये मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट हो सकता है। तो दैट्स व्हाई इसका स्पेसिफिक चार्ज जिसे E/m कहते हैं वो फाइंड आउट नहीं हो सकती। तो दैट्स व्हाई अब इसको एक्सपेरिमेंटली कैसे मेजर किया कि ये न्यूट्रॉन था। तो हुआ ये कि प्लोनियम से निकलने वाले अल्फा पार्टिकल को हमने किस पर बम्बार्ड किया? बेरिलियम की शीट्स के ऊपर। बेरिलियम के साथ हमें मिला क्या? साथ में कार्बन मिला और एक न्यूट्रॉन मिला। अब हमें नहीं पता था कि ये क्या है, तो चैडविक ने ऐसे किया कि इसे पैराफिन की शीट्स के ऊपर बम्बार्ड कर दिया। पैराफिन में लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं। हाइड्रोजन का न्यूक्लियस प्रोटॉन ही होता है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मैसेज तकरीबन क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो दैट्स व्हाई जब न्यूट्रॉन इस पर बम्बार्ड हुए तो हमें बाहर क्या मिला? प्रोटॉन मिला। कैसे पता लगा? तो ये तो हम इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके बता सकते थे कि ये प्रोटॉन है। दिस मीन्स दैट ये क्लियर हो गया कि न्यूट्रॉन का मैस किसके बराबर होगा? प्रोटॉन के। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट नहीं हो सकता। न्यूट्रॉन की काफी सारी पेनिट्रेशन होगी, दैट्स व्हाई तो ये न्यूक्लियस तक पहुंच गया। तो दैट्स व्हाई ये सारी इंफॉर्मेशन के बाद हमने इस पार्टिकल को डिक्लेयर किया कि ये न्यूट्रॉन होगा। ये इंफॉर्मेशन जितनी भी मैंने बोली है ये आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखनी होगी। अब आगे चलिएगा जी, हमारे पास इस न्यूक्लियर रिएक्शन से कुछ हम इंपॉर्टेंट पॉइंट शॉर्टकट के तौर पर बना लेते हैं ताकि अगर कभी क्वेश्चन आए तो हम उसे फौरी तौर पर सॉल्व कर सके। देखिए, हमने अभी कंक्लूड क्या किया? अगर मैस ऑफ प्रोडक्ट जो है वो मैस ऑफ रिएक्टेंट से ज्यादा निकले, देखिए प्रोडक्ट का मैस 18.0069 था, जबकि रिएक्टेंट का मैस, अभी हमने जो पिछला रिएक्शन डिस्कस किया, वो 18.0057 था। तो प्रोडक्ट का मैस क्या था? वो ज्यादा था। तो इसका मतलब हुआ, हमने कहा कि काइनेटिक एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो मिसिंग मैस निकलेगा उसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 931 से। तो जो आंसर निकलेगा वो किस में निकलेगा? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। दैट एनर्जी मस्ट बी एडेड वन ऑफ द रिएक्टेंट टू कैरी द रिएक्शन, अदरवाइज ये रिएक्शन नहीं हो सकेगा।
दूसरा पॉइंट हम यहीं से कंक्लूड कर लेते हैं, लेकिन अगर मैस ऑफ रिएक्टेंट जो है वो मैस ऑफ प्रोडक्ट से ज्यादा हो जाए, रिएक्टेंट का मैस ज्यादा हो जाए, प्रोडक्ट का मैस कम हो जाए, तो इसका मतलब क्या हुआ, अब मिसिंग मैस एनर्जी की शक्ल में देना नहीं पड़ेगा, अब मिसिंग मैस जो होगा वो एनर्जी की शक्ल में रिलीज हो जाएगा। देन एनर्जी डेल्टा एम मल्टीप्लाई बाय 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज रिलीज ड्यूरिंग दैट न्यूक्लियर रिएक्शन। तो ये बात आपने अपने ज़हन में अच्छी तरह से रखनी है, इन दो पॉइंट्स को ज़हन में रखिएगा, इन दो पॉइंट्स को याद कीजिएगा, ताकि इसके अकॉर्डिंगली अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप आसानी से सॉल्व कर सकें। हम अगले टॉपिक पर शिफ्ट करते हैं जी। हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द न्यूक्लियर फिशन। न्यूक्लियर फिशन सबसे पहले जर्मन फिजिस्ट ऑटो हॉर्न और फ्रिट्ज स्ट्रासमैन ने डिजाइन किया था। नाम मैंने इसलिए लिख दिया, कभी एमसीक्यूज आ जाए तो आपको पता होना चाहिए। न्यूक्लियर फिशन की डेफिनेशन क्या है? देखें एमडी कैट के पेपर में ना डेफिनेशन से भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। एक डेफिनेशन लिखकर पूछा जा सकता है कि ये कौन सा फिनोमिना है, तो डेट्स व्हाई डेफिनेशन को एक बार रिवाइज जरूर करना है। इसमें हम कहते हैं दैट इज अ रिएक्शन इन विच अ हैवी न्यूक्लियस, हैवी एटम नहीं कहा, हैवी न्यूक्लियस है, माइन्यूट सा डिफरेंस है, न्यूक्लियस की डिसइंटीग्रेशन करना चाह रहे हैं, लाइक दैट ऑफ अ यूरेनियम स्प्लिट अप, फिशन के लफ्जी मतलब भी स्प्लिट अप ही होते हैं, स्प्लिट अप इनटू टू न्यूक्लियाई ऑफ रफली इक्वल साइजेस अलोंग विद द emission ऑफ एनर्जी। दैट प्रोसेस इज नोन एज द फिशन प्रोसेस। अब याद रखिएगा ये आम न्यूक्लियर रिएक्शन से डिफरेंट है, आम न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं है। कैसे डिफरेंट है? देखें सबसे पहला पॉइंट तो हमने बोल दिया कि विद द emission ऑफ द एनर्जी, जबकि अभी हम न्यूक्लियर रिएक्शन को डिस्कस करके आए जिसमें एमिशन ऑफ एनर्जी नहीं होता था। क्या करता था, हमें एनर्जी इंपार्ट करनी पड़ रही थी रिएक्शन को टेक प्लेस करने के लिए, तो दैट्स व्हाई फिशन में एनर्जी रिलीज होती है। दूसरा पॉइंट आपको वादे तौर पर नजर आ रहा है, हमने बोला कि रफली इक्वल साइजेस, जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें जो दो न्यूक्लियाइड होंगे वो रफली इक्वल साइजेस के होंगे। जबकि अगर आप पिछला रिएक्शन देख कर आए तो हमारे पास क्या बना था, C12 और 1H1, तो काफी बड़ा डिफरेंस था उनके साइजेस के अंदर। तो ये दो डिफरेंस हो गए। और तीसरा डिफरेंस क्या है, हमने न्यूक्लियर रिएक्शन में बोला था कि ये अपोजिट डायरेक्शन में भी इसे टेक प्लेस कर सकते हो, जबकि यहां पर ऐसा नहीं हो सकता। अगर एक बार हमारे पास ये रिएक्शन हो जाए तो हम प्रोडक्ट को मिलाकर दोबारा रिएक्टेंट नहीं बना सकते। तो ये तीन बेसिक डिफरेंसेस हैं आम न्यूक्लियर रिएक्शन के फिशन रिएक्शन से। अब हमारे पास रिएक्शन क्या है, एक न्यूट्रॉन को जब हमने यूरेनियम 235 के न्यूक्लियस पर बम्बार्ड कर दिया तो ये स्प्लिट अप हो गया अपने फ्रेगमेंट्स में। एक हमें मिला बेरियम का न्यूक्लियस, दूसरा मिला हमें क्रिप्टॉन का न्यूक्लियस, साथ में 3 न्यूट्रॉन मिल रहे हैं, इंपॉर्टेंट फीचर है, और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रिलीज हो रही है। ये रिएक्शन याद रखिएगा, फ्रेगमेंट्स के चार्ज नंबर, मैस नंबर याद रखने हैं, क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंगली पूछे जा सकते हैं आपसे। अब हुआ क्या एक्चुअली, जब भी आप एक न्यूट्रॉन को, और ये न्यूट्रॉन स्लो होगा, यूरेनियम 235 के न्यूक्लियस पर बम्बार्ड कर देते हैं। यूरेनियम 235 के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन भी होंगे और प्रोटॉन्स भी होंगे। तो हुआ क्या, जब ये इससे अब्जॉर्ब होता है तो ये एक कंपाउंड न्यूक्लियस यूरेनियम 236 में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि न्यूट्रॉन को जब हमने यूरेनियम 235 के न्यूक्लियस पर बम्बार्ड किया तो जो कंपाउंड न्यूक्लियस बना था वो कौन सा था, तो यूरेनियम 236। ये अनस्टेबल न्यूक्लियस होता है। वजह यह है, देखें इसकी ना डंबल शेप बन गई। डंबल शेप बनने का मतलब है इसका साइज थोड़ा बड़ा हो गया होगा। साइज लार्जर होने का मतलब है अब इसमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक्ट नहीं कर सकती। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स शॉर्ट रेंज फोर्सेस थी ना, दैट्स व्हाई प्रोटॉन की रिपल्शन से ये अपने फ्रेगमेंट्स में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। क्या बना जी, एक हमारे पास बेरियम का न्यूक्लियस मिला, एक कौन सा मिला, क्रिप्टॉन का न्यूक्लियस मिला, साथ में 3 न्यूट्रॉन मिले, और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी भी इस रिएक्शन में रिलीज हो रही है। नेक्स्ट देखिएगा जी, एनर्जी इस रिएक्शन में मिलती कैसे है, फिशन में एनर्जी रिलीज कैसे होगी। तो यहां पर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखिए अभी हम न्यूक्लियर रिएक्शन में एक बात जनरलाइज कर रहा है, एनर्जी कब रिलीज होगी, हमने कहा था जब मैस ऑफ रिएक्टेंट लार्जर होगा एज कंपेयर टू द मैस ऑफ प्रोडक्ट।
एक और बात बाइंडिंग एनर्जी के साथ भी तय करते हैं, दोनों पॉइंट्स आपने याद रखने होंगे। देखें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का ग्राफ आपने बाइंडिंग एनर्जी के टॉपिक में पढ़ा था, मैंने ग्राफ दोबारा बना दिया ताकि एक बार हम इसके फीचर को डिस्कस कर सकें। देखें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ली गई और इधर हमने क्या लिखा, ए। अब अगर इस ग्राफ को डिस्कस करते हैं तो वेरिएशन आ रही है, यहां पर लिटिल बिट वेरिएशन बनी, स्पाइक्स बने, उसके बाद ये अपनी मैक्सिमम वैल्यूज पर चला गया और ये वैल्यूज डिक्रीज कर गई। वैल्यूज क्या है, ये बातें हम बाइंडिंग एनर्जी के टॉपिक में अच्छी तरह से पढ़ाएं। अभी हमने एक इंपॉर्टेंट यहां पर रिजल्ट कंक्लूड करवाना है। देखो हुआ क्या, हमने कहा यूरेनियम के ऊपर जब हम न्यूट्रॉन बम्बार्ड करेंगे तो ये स्प्लिट अप हो जाएगा बेरियम और क्रिप्टॉन में। अब देखिएगा यूरेनियम 235 तो काफी बड़ा टॉपिक मैथ नंबर है ना, तो डेट से ये तकरीबन यहां पर लाई कर रहा होगा। मैंने रफली ये फिगर ड्रॉ की, किस में कन्वर्ट हुआ, बेरियम और क्रिप्टॉन के न्यूक्लियस में। बेरियम और क्रिप्टॉन 56 36 उसके चार्ज नंबर थे, सिमिलरली मैसेज नंबर भी हमारे पास गिवन थे। तो अगर हम उसे लोकेट करें तो ऑलमोस्ट बेरियम और क्रिप्टॉन इस जगह पर लोकेट हो रहे होंगे। ये हमारे पास क्या था, प्रोडक्ट। यूरेनियम क्या था, रिएक्टेंट। तो अब अगला पॉइंट भी क्लियर हो गया, अगर हमारे पास रिएक्टेंट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के ग्राफ में लोअर वैल्यूज पर मौजूद हो और प्रोडक्ट जो है वो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के हायर वैल्यूज पर मौजूद हो, तो उस वक्त भी एनर्जी रिलीज होगी। मतलब मैंने ये बोला कि अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ रिएक्टेंट जो है वो लेस निकले एज कंपेयर टू द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ द प्रोडक्ट, तो उस सूरत में एनर्जी रिलीज होगी एंड वाइस वर्सा। तो ये दो पॉइंट्स जो हमने पहले मैसेज के अकॉर्डिंगली पढ़े और ये दो पॉइंट्स जो हमने बाइंडिंग एनर्जीज के अकॉर्डिंगली पढ़े, ये बात आपने याद रखनी है। अब देखिएगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ यूरेनियम क्या होगी, डेट इज 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ क्रिप्टॉन और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ द बेरियम ऑलमोस्ट तकरीबन एक जैसी होती है। इसकी एवरेज वैल्यूज क्या निकली, डेट इज द 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हम इनका डिफरेंस ले लें, द चेंज इन द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितना निकला, तो आप इन दोनों वैल्यूज को माइनस कर दीजिएगा, तो आंसर क्या निकला, 0.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी पर न्यूक्लियन रिलीज होगी। क्यों रिलीज होगी, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा थी एज कंपेयर टू द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ द रिएक्टेंट। अब ये तो पर न्यूक्लियन एनर्जी रिलीज हो रही है ना, तो अगर क्वेश्चन आ जाए टोटल एनर्जी कितनी रिलीज होगी, तो टोटल एनर्जी किसके बराबर आएगी, द चेंज इन द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एटॉमिक मास नंबर से। तो 235 को जब मैं 0.9 से मल्टीप्लाई करता हूं तो आंसर निकला 211.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप इसे रफली 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी लिख सकते हो। तो डेट से अगर क्वेश्चन आ जाए कि हमारे पास फिशन रिएक्शन में कितनी टोटल एनर्जी रिलीज होती है, अगर तो ऑप्शन 211 की है तो बेस्ट ऑप्शन वही है, लेकिन अगर 211 की ऑप्शन ही नहीं है तो फिर हम बेस्ट ऑप्शन किसे मानते हैं, ऑलमोस्ट 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को। इसमें एक और मान्यूट सा डिफरेंस है, क्वेश्चन होता द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितनी रिलीज होगी, तो वो 0.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और अगर क्वेश्चन होता द टोटल एनर्जी इन फिशन रिएक्शन कितनी रिलीज होगी, तो फिर आंसर क्या होगा, डेट इज द 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या हमारे पास जो है फिशन रिएक्शन में सिर्फ बेरियम और क्रिप्टॉन ही फ्रेगमेंट्स बनते हैं, तो ऐसा नहीं है। इसके अलावा भी दो रिएक्शन हमारी बुक में लिखे हुए हैं, वो रिएक्शन भी आपने याद रखनी होंगे। अगर हम न्यूट्रॉन को यूरेनियम 235 के न्यूक्लियस पर बम्बार्ड कर दें तो पॉसिबल है कि ये 10 और मोलिबेडियम में कन्वर्ट हो जाए, साथ में 3 न्यूट्रॉन्स ही मिलेंगे और साथ में अमाउंट ऑफ एनर्जी भी मिलेगी। यह भी हो सकता था कि अगर हम स्लो न्यूट्रॉन को यूरेनियम 235 के न्यूक्लियस पर बम्बार्ड कर दें तो स्ट्रोंशियम और ज़ीनॉन के साथ साथ हमें 2 न्यूट्रॉन और एनर्जी भी मिल सकती है। एक इंपॉर्टेंट फीचर याद रखिएगा, देखें अगर यूरेनियम 235 फिशन होकर बेरियम क्रिप्टॉन या 10 और मोलिबेडियम में कन्वर्ट होता है तो कितने न्यूट्रॉन मिल रहे हैं, 3। और अगर फ्रेगमेंट स्ट्रोंशियम ज़ीनॉन है तो अब न्यूट्रॉन्स कितने मिल रहे हैं, 2। अच्छा, अगला पॉइंट ध्यान में आता है कि क्या यहां पर एनर्जी
बी 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी? तो कतन नहीं, यहां पर ये एनर्जी 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं हो सकती। आपको नजर आ रहा है कि अब हमारे पास फ्रेगमेंट्स चेंज हो गए, तो ऑब्वियसली एनर्जी की वैल्यूज भी क्या करेगी, चेंज हो जाएगी, क्योंकि हमने यहां पर बेरियम और क्रिप्टॉन की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन से ये कैलकुलेशंस की हुई है। तो डेट्स व्हाई ये हमारे पास जो एनर्जी रिलीज है ये कब है, जब फ्रेगमेंट्स क्या होंगे, बेरियम एंड क्रिप्टॉन। अगला क्वेश्चन रेज होता है कि क्या हम सिर्फ यूरेनियम 235 ही को फिशन कर सकते हैं? तो याद रखिएगा प्लूटोनियम 239 और इसके अलावा जितने भी हैवी एलिमेंट्स हैं, अनस्टेबल हैवी एलिमेंट्स, उनको भी हम फिशन रिएक्शन के तौर पर यूज कर सकते हैं। जी नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है जी फिशन चेन रिएक्शन। फिशन चेन रिएक्शन में सबसे पहले तो बेटा क्रिटिकल मास की डेफिनेशन याद रखिएगा। क्रिटिकल मास क्या होता है? दैट इज द मास ऑफ यूरेनियम in which one neutron out of all the neutron produced in one fission reaction produce further fission। फिशन रिएक्शन में कितने न्यूट्रॉन मिले थे? 3 न्यूट्रॉन्स, उनमें से सिर्फ एक न्यूट्रॉन को फर्दर फिशन रिएक्शन करना चाहिए। ये हमारे पास मास ऑफ यूरेनियम कहलाता है, क्रिटिकल मास। इसके अकॉर्डिंगली हम यहां पर दो डिफरेंट सिचुएशंस को डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले ही हमारे पास जो है वो है कंट्रोल्ड फिशन चेन रिएक्शन। पॉइंट्स याद रखिएगा एमसीक्यूज के लिए। मास ऑफ यूरेनियम जो है वो किसके बराबर होना चाहिए? क्रिटिकल मास के। इस सूरत में होगा क्या? रिएक्शन प्रोड्यूस एट इनिशियल स्पीड, जिस स्पीड से आपने रिएक्शन को स्टार्ट किया था उसी स्पीड से रिएक्शन कंटिन्यू करता जाएगा। दैट इज यूज इन न्यूक्लियर रिएक्टर। मतलब फिशन चेन रिएक्शन जो है वो बेसिकली प्रिंसिपल है न्यूक्लियर रिएक्टर का। हम इसे पीसफुल पर्पस के लिए यूज करते हैं, या इस तरह से कह लें इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए यूज करते हैं। इसको फर्दर एक्सप्लेन करते हैं जी। देखिए हमारे पास एक न्यूट्रॉन है, वो यूरेनियम 235 पर जाकर स्ट्राइक कर रहा है। ये न्यूट्रॉन स्लो होना चाहिए, तो यूरेनियम 235 अपने फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट हो गया। साथ में इंपॉर्टेंट पॉइंट है 3 न्यूट्रॉन्स मिले और इसके साथ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज भी होगी। अब अगर हम कुछ ऐसा करें कि ये 2 न्यूट्रॉन यहां से अब्जॉर्ब करवा दें, कैसे अब्जॉर्ब होंगे? इसके लिए हम कैडमियम और बोरॉन के रॉड्स यूज करते हैं टू अब्जॉर्ब द न्यूट्रॉन्स। मतलब हमें न्यूट्रॉन अब्जॉर्बिंग मटेरियल यूज करना पड़ेगा। लेकिन कुछ प्रॉब्लम ऐसा भी होता है कि न्यूट्रॉन अब्जॉर्बिंग मटेरियल न्यूट्रॉन को अब्जॉर्ब करके खुद भी रेडियो एक्टिव हो जाते हैं। तो हमें ऐसे मटेरियल्स यूज करने हैं जो न्यूट्रॉन को अब्जॉर्ब करके खुद रेडियो एक्टिव ना हो। तो उसके लिए बेस्ट पॉसिबिलिटी कैडमियम और बोरॉन की होगी। ये दोनों नाम आपने याद रखने हैं एमसीक्यूज के लिए। अब ये 2 न्यूट्रॉन अब्जॉर्ब हो गए, एक बाकी बचा, उसने किसी और यूरेनियम के साथ फिशन का प्रोसेस टेक प्लेस किया। बेरियम क्रिप्टॉन एनर्जी और साथ में 3 न्यूट्रॉन, ये 2 न्यूट्रॉन फिर अब्जॉर्ब करवा दें, तो फिर हमारे पास ये 1 न्यूट्रॉन फर्दर प्रोसेस कर रहा है। तो देखिए स्टार्ट कितने न्यूट्रॉन ने लिया था? 1 ने। अभी भी कितने न्यूट्रॉन ये रिएक्शन कर रहे हैं? 1। अभी भी ये कितने न्यूट्रॉन ये रिएक्शन कर रहे हैं? 1। तो इनिशियल स्पीड से प्रोसीड करता जा रहा है, तो इसे हम कंट्रोल्ड फिशन चेन रिएक्शन कहते हैं। जो इसकी सेकंड टाइप है उसे हम कहते हैं अनकंट्रोल्ड फिशन चेन रिएक्शन। इसकी कंडीशंस क्या है? मास ऑफ यूरेनियम जो है वो ग्रेटर होना चाहिए क्रिटिकल मास से। अगर जो यूरेनियम का मास जो है जो आपने रखा हुआ है वो क्रिटिकल मास से लार्जर हो जाए तो अब ये अनकंट्रोल्ड हो जाएगा। इसमें रिएक्शन प्रोसीड्स एट रैपिड स्पीड, रिएक्शन काफी रैपिड स्पीड से प्रोसीड करता है। और ये जो हमारे पास यूज होता है एटॉमिक बॉम्ब के अंदर, जिसे हम फिशन बॉम्ब भी कहते हैं। मतलब एटम बॉम्ब या फिशन बॉम्ब का जो प्रिंसिपल है वो अनकंट्रोल्ड फिशन चेन रिएक्शन होगा कैसे? एक न्यूट्रॉन यूरेनियम को फिशन कर रहा है, यूरेनियम अपने फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट हो रहा है विद लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी और 3 न्यूट्रॉन्स मिल रहे हैं। अब हम किसी को अब्सॉर्ब नहीं कर रहे, तो ऑब्वियसली ये तीनों के तीनों न्यूट्रॉन्स फर्दर 3 यूरेनियम न्यूक्लियाइड को फिशन कर देंगे। दैट्स व्हाई अब बेरियम क्रिप्टॉन तो हर फ्रेगमेंट्स में मिलेगा, एनर्जी भी मिलेगी, साथ में हर यूरेनियम से 1 2 3 न्यूट्रॉन्स मिल रहे हैं। इससे भी 3 न्यूट्रॉन्स, इससे भी 3 न्यूट्रॉन्स, तो कितने न्यूट्रॉन्स हो गए? 9। देखें ये रिएक्शन 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करता जा रहा है अपने आप को। 1 से 3 टाइम्स हुआ, 3 से 9 टाइम्स होगा, 9 से फिर 27 टाइम्स होगा। तो इसका मतलब है हैवी अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको मिलेगी, जिसको हम एटॉमिक बॉम्ब या फिशन बॉम्ब में यूटिलाइज कर सकते हैं।
तो डेट्स वाई हम इसे अनकंट्रोल्ड फिशन चेन रिएक्शन कहते हैं। एक बार ये स्टार्ट हो जाए तो हम इसे कंट्रोल्ड नहीं कर सकते जब तक सारी की सारी यूरेनियम फिशन नहीं हो जाती। अगला जो हमारे पास टॉपिक है डेट इज न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर भी आप सबको पता है एक थ्योरेटिकल टॉपिक है, डेट्स वाई आपने यहां पर सारे के सारे पॉइंट्स जो थ्योरी में लिखे हुए हैं, जो टॉपिक में लिखे हुए हैं, एक तो पढ़ने हैं, याद रखने हैं। मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस जरूर कर रहा हूं ताकि वो आपके जहन में रहे। देखिए न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है, इट प्रोड्यूस हीट एनर्जी बाय कंट्रोल्ड फिशन चेन रिएक्शन। क्वेश्चन सिंपल हो सकता है, न्यूक्लियर रिएक्टर में आप कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस करते हो, तो हीट एनर्जी, एमसीक्यूज है। क्वेश्चन हो सकता है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में जो हम हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं उस प्रोसेस का प्रिंसिपल क्या है, जो वो किस प्रोसेस से थ्रू कर रहे हैं, तो कौन सा प्रोसेस है जी, कंट्रोल्ड फिशन चेन रिएक्शन। नेक्स्ट, न्यूक्लियर रिएक्टर एक्ट एज अ फर्नेस फॉर न्यूक्लियर पावर प्लांट। जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसमें जो न्यूक्लियर रिएक्टर है वो फर्नेस के तौर पर एक्ट करता है। ये भी एक एमसीक्यूज है, इसको भी याद रखिएगा। कुछ अगले पॉइंट डिस्कस करते हैं जी। हमारे पास जो फिशन एनर्जी मिल रही है ना, यहां पर हमने बोला था कितनी एनर्जी मिली थी, ऑलमोस्ट 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वो किस शक्ल में मिलती है, तो वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फिशन फ्रेगमेंट्स में मिलेगी। हमारे पास फिशन फ्रेगमेंट्स की बहुत बड़ी काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। जब बहुत बड़ी काइनेटिक एनर्जी होगी तो ये फिशन फ्रेगमेंट्स कोलाइड करेंगे एक दूसरे के साथ और सिमिलरली यूरेनियम के साथ भी। इस कोलिजन की शक्ल में क्या चीज प्रोड्यूस होगी, हीट एनर्जी। इस हीट एनर्जी से हम क्या करेंगे, इस हीट एनर्जी से हम स्टीम को प्रोड्यूस करते हैं और स्टीम की पावर से हम टरबाइन को रोटेट करेंगे और ये जो टरबाइन है ये रोटेट करेगी किसे, जनरेटर कॉइल को। और अगर जनरेटर की कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट होना शुरू हो जाए तो उससे क्या चीज प्रोड्यूस हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी। वंस अगेन ये ध्यान में रखिएगा कि ये हमारे पास एक ऐसा थ्योरेटिकल टॉपिक है जिसमें हर पॉइंट, हर लाइन एमसीक्यूज के तौर पर पूछी जा सकती है। डेट्स वाई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं। आप इस टॉपिक को एक बार खुद भी बुक से पढ़िएगा और यहां पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें याद रखिएगा, वो एमसीक्यूज के तौर पर पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, हमारे पास न्यूक्लियर पावर स्टेशन जो है ना, उसमें रिएक्टर प्लेज द सेम रोल एज डज फर्नेस इन थर्मल पावर स्टेशन। ये बात हम पहले भी डिस्कस कर रहे हैं, मैंने दोबारा बोला कि जो थर्मल पावर स्टेशन होते हैं ना, उसमें जो फर्नेस है उसी तरह से हमारे पास न्यूक्लियर पावर स्टेशन में ये रोल कौन सा प्ले करेगा, ये न्यूक्लियर रिएक्टर रोल प्ले कर रहा होगा। अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स को डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला पार्ट इसे कोर बोला जाता है। तो रिएक्टर कोर क्या होगा, याद रखिएगा इसमें फ्यूल रखा होता है। फ्यूल किस शक्ल में रखा होता है, सिलेंड्रिकल ट्यूब की शक्ल में। फ्यूल होगा कौन सा, यूरेनियम 235। लेकिन एक प्रॉब्लम है, यूरेनियम 235 नेचर में जस्ट 0.7% एग्जिस्ट करती है। तो हमें इस यूरेनियम 235 की परसेंटेज फ्यूल में बढ़ानी है और परसेंटेज फ्यूल में बढ़ाने के प्रोसेस को हम कहते हैं, हमने इसकी एनरिचमेंट करनी है। कितनी परसेंटेज बढ़ानी है, 2 से लेकर 4% तक। एक बात और याद रखिएगा, आजकल हम प्लूटोनियम 239 और यूरेनियम 233 को भी एज अ फ्यूल यूज कर रहे होते हैं रिएक्टर्स के अंदर। इसका सेकंड पार्ट है मॉडरेटर। रिएक्टर में मॉडरेटर क्या करता है, स्लोइंग डाउन ऑफ द फास्ट न्यूट्रॉन प्रोड्यूस इन फिशन रिएक्शन। मैं बार बार बोल रहा हूं, यूरेनियम 235 के साथ किस न्यूट्रॉन ने फिशन करनी है, स्लो न्यूट्रॉन ने। जबकि हमें फ्रेगमेंट्स में कौन से न्यूट्रॉन मिल रहे हैं, फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन। तो हमें सबसे पहले तो उसे स्लो करना पड़ेगा ताकि ये फर्दर रिएक्शन कंटिन्यू कर सके। अब हमारे पास इसके लिए हम कौन कौन से मॉडरेटर यूज कर सकते हैं, तो हैवी वाटर, कार्बन और हाइड्रोकार्बन, और इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। ये नाम आपने याद रखने हैं अच्छी तरह से कि मॉडरेटर के तौर पर हम कौन कौन सी चीजें यूज कर सकते हैं। इसका तीसरा पार्ट है कंट्रोल, या फिर हम इसे सेफ्टी रॉड्स भी बोलते हैं। ये कंट्रोल रॉड्स होंगे या सेफ्टी रॉड्स होंगे। ये हम क्या करते हैं, ये हमारे पास मेड ऑफ न्यूट्रॉन ऑब्जॉर्बिंग मटेरियल, ये ऐसे मटेरियल से बनाए जाते हैं जो न्यूट्रॉन ऑब्जॉर्बिंग होगा। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं तो कौन कौन से होंगे, कैडमियम या बोरॉन।
तो कौन कौन से हमारे पास कंट्रोल रॉड्स होते हैं, कैडमियम या बोरॉन्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, these rods can be moved in and out of a reactor to control the reaction। रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए इस रॉड को रिएक्टर के इन या आउट मूव करवाया जाता है। अगर हम इसे मैक्सिमम डेप्थ तक रिएक्टर के अंदर पेनिट्रेट करवा दें तो ये सारे के सारे न्यूट्रॉन को अब्सॉर्ब कर लेते हैं, दैट्स व्हाई रिएक्शन रुक जाएगा। ये इमरजेंसी पर्पसेस के लिए या रिएक्टर की मेंटेनेंस के लिए ये काम किया जाता है। इसका मतलब है न्यूट्रॉन अब्सॉर्बिंग मटेरियल, जिसे आपने कंट्रोल रॉड्स या सेफ्टी रॉड बोला, उसकी डेप्थ इनसाइड द रिएक्टर रिएक्शन की स्पीड को तय कर रही होगी। जी, इसका फोर्थ पार्ट है हीट एक्सचेंजर। जो हमारे पास हीट प्रोड्यूस हो रही होती है ना कोर में, इसकी वजह से कोर का टेम्परेचर काफी सारा राइज हो चुका होता है, दैट इज ऑलमोस्ट 500 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कोर का टेम्परेचर क्या होगा, 500 डिग्री सेंटीग्रेड। हीट प्रोड्यूस क्यों हो रही है, फिशन प्रोसेस की वजह से। फिशन फ्रेगमेंट्स कोलाइड कर रहे हैं विद वन अनदर एंड द यूरेनियम, तो दैट्स व्हाई वहां से जो हमारे पास कोलिजन से हीट प्रोड्यूस हो रही है। ये हीट हमने ट्रांसपोर्ट करनी है किसके अंदर, हीट एक्सचेंजर। किसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ अ वाटर। और ये वाटर हमारे पास होता कौन सा है, हैवी वाटर। और हम इसे कहते हैं ये प्रेशराइज्ड वाटर होगा, अंडर प्रेशर रखा जाता है वाटर को। क्यों, ताकि प्रिवेंट कर सके बॉइलिंग से। ये जो हमारे पास हीट होगी, इससे हम हीट स्टीम प्रोड्यूस करेंगे, और ये स्टीम काफी हायर टेम्परेचर की होगी। किससे स्टीम प्रोड्यूस करते हैं, ऑर्डिनरी वाटर से। जो टेम्परेचर ऑफ स्टीम होगा कमिंग आउट ऑफ द टर्बाइन इज ऑलमोस्ट 300 डिग्री सेंटीग्रेड। पाकिस्तान के अंदर जो कैनप कराची न्यूक्लियर पावर स्टेशन है, उसमें जो हम मॉडरेटर यूज कर रहे होते हैं वो हैवी वाटर है। ये बुकिश इंफॉर्मेशन है, याद रखिएगा। अच्छा, एक और प्रॉब्लम भी आता है, जैसे जैसे ये फिशन प्रोसेस चलता जाता है, एक बार रखे हुए रॉड काफी महीनों के लिए यूज हो सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली एक खास पॉइंट के ऊपर जाकर मैस ऑफ यूरेनियम जो है वो क्रिटिकल मैस से कम हो जाएगा, तो वो रिएक्शन अब आगे फर्दर प्रोसीड नहीं हो सकता, हमें नए फ्यूल रॉड से इसे रिप्लेस करना पड़ेगा। अब पुराने फ्यूल रॉड में ऑलरेडी यूरेनियम मौजूद है, खत्म नहीं हो गई सारी की सारी, तो अब उसे डंप कहां पर करें। एक्चुअली इसकी बहुत बड़ी हाफ लाइफ होती है ना, तो डेट से बहुत बड़ी हाफ लाइफ के लिए ये डेंजरस हो सकता है, फेटल हो सकता है। तो अभी तक जो हमने इसकी बेस्ट प्लेस ढूंढी है फॉर फाउंड टू स्टोर रेडियोएक्टिव वेस्ट इज द बॉटम ऑफ ओल्ड सॉल्ट माइंस। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी रिएक्टर्स की टाइप्स को। तो हमारे पास टाइप्स ऑफ रिएक्टर, सबसे पहली टाइप ऑफ रिएक्टर है थर्मल रिएक्टर। अभी जो हमने रिएक्टर डिस्कस किया इसे हम थर्मल रिएक्टर ही बोलते हैं। इसकी वजह है इसमें हम थर्मल या फिर लफ्ज क्या बोला जाता है, स्लो न्यूट्रॉन यूज करते हैं। इसका फ्यूल क्या होता है, हम इसमें जो फ्यूल रखते हैं एनरिच्ड यूरेनियम 235 रखते हैं। एनरिचमेंट का मतलब हम ऑलरेडी डिस्कस कर आए कि हमने यहां पर इसकी जो परसेंटेज है वो 0.7% से बढ़ाकर 2 से 4% तक लेके जानी होगी। इसको हम प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर भी कहते हैं। थर्मल रिएक्टर का एक और नाम भी है प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर। अभी डिस्कस किया कि प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर क्यों कहते हैं, क्योंकि हमने कहा जो हैवी वाटर है वो हमने यहां पर अंडर प्रेशर रखा होता है टू प्रिवेंट फॉर बॉइलिंग से। आर द मोस्ट वाइडली यूज थर्मल रिएक्टर, याद रखिएगा PWR प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर जो है वो ज्यादातर यूज होने वाला थर्मल रिएक्टर होगा। सेकंड काइंड ऑफ रिएक्टर को डिस्कस करते हैं जी। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्टर्स जो हमारे पास है उसे हम फास्ट रिएक्टर्स बोलते हैं। फास्ट रिएक्टर्स में एक्चुअली हम फास्ट न्यूट्रॉन्स को यूज कर रहे होते हैं, डेट्स है हमने इसका नाम फास्ट रिएक्टर बोला। दिस मीन्स डेट अगर आप फास्ट रिएक्टर्स में फास्ट न्यूट्रॉन्स को यूज कर रहे हो तो हमें यहां पर मॉडरेटर की जरूरत नहीं होती। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यूज के लिए याद रखिएगा। फास्ट रिएक्टर में हमें मॉडरेटर की जरूरत नहीं होगी क्योंकि हमें अब न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन नहीं करवाना। फास्ट रिएक्टर का जो फ्यूल होगा वो यूरेनियम 238 होगा। इसे आप नेचुरल यूरेनियम बोलते हो और ऑलमोस्ट नेचर में इसकी जो परसेंटेज होती है वो 99% के करीब मौजूद होती है। तो एक्चुअली इस रिएक्टर के अंदर हम इफेक्टिवली यूज कर रहे होते हैं नेचुरल यूरेनियम को।
रिएक्शन कैसे होता है जी, हम फास्ट न्यूट्रॉन को जब यूरेनियम 238 के न्यूक्लियस पर बम्बार्ड करते हैं तो यूरेनियम 239 का न्यूक्लियस मिलता है, साथ में एक गैमा पार्टिकल मिलेगा। ये काफी अनस्टेबल न्यूक्लियाइड है। इसकी जो हाफ लाइफ है वो तकरीबन 23.5 मिनट्स होगी। इसके बाद ये अपनी डॉटर में कन्वर्ट हो जाएगा। यूरेनियम 239 किस में कन्वर्ट होगा? एनपी में। नेपच्यून से इसका नाम तय किया गया नेपच्यूनियम। नेपच्यूनियम 239 साथ में क्या मिला? इलेक्ट्रॉन और एक गैमा पार्टिकल। अब याद रखिएगा नेपच्यूनियम की भी हाफ लाइफ बहुत थोड़ी होती है, डेट इज जस्ट 2.4 डेज। दैट्स ये भी एक हाईली अनस्टेबल न्यूक्लियाइड है। तो अब ये न्यूक्लियाइड नेपच्यूनियम का न्यूक्लियाइड जो है वो किस में कन्वर्ट होगा? प्लूटोनियम 239 में एक इलेक्ट्रॉन एक गैमा पार्टिकल मिलेगा। और यहां पर ये हमारे पास इस तरह से प्रोसेस जो है वो फर्दर प्रोसीड करता है। द कोर ऑफ फास्ट रिएक्टर जो है वो कंसिस्ट करती है किसके ऊपर? मिक्सचर ऑफ प्लूटोनियम एंड यूरेनियम डाइऑक्साइड के ऊपर, जिसके सराउंडिंग में क्या लगाया गया होता है? अ ब्लैंकेट ऑफ यूरेनियम 238। ये तमाम पॉइंट्स एमसीक्यूज ही हैं, इसे एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से ही ध्यान में रखिएगा जी। नेक्स्ट हम डिस्कस करना चाह रहे हैं फ्यूजन रिएक्शंस को। अब फ्यूजन रिएक्शन क्या है? डेफिनेशन याद रखिएगा, दैट इज अ रिएक्शन इन विच टू लाइट न्यूक्लियाई मर्ज टुगेदर। लाइट एटम्स नहीं, लाइट न्यूक्लियाई मर्ज करते हैं टू फॉर्म अ हेवी न्यूक्लियस। दैट प्रोसेस इज नोन एज द फ्यूजन प्रोसेस या फ्यूजन रिएक्शन। फिशन में क्या किया हुआ था? एक हेवी न्यूक्लियस को हमने दो लाइट न्यूक्लियाई में कन्वर्ट किया था। फ्यूजन में क्या कर रहे हैं? दो लाइट न्यूक्लियाई को आपस में जोड़कर मर्ज करके फ्यूज करके एक हेवी न्यूक्लियस बना रहे हैं। अगला पॉइंट याद रखिएगा, इसमें कुछ एग्जांपल्स दी गई फ्यूजन की। ये सारी एग्जांपल्स आपको याद होनी चाहिए विद द रिलीज ऑफ द एनर्जी भी, ताकि अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सको। जैसे पहला हमारे पास एग्जांपल दी गई कि अगर हम एक ड्यूट्रॉन को ड्यूट्रॉन के साथ मर्ज करते हैं तो हीलियम 4 न्यूक्लियस मिलता है, साथ में हमें कितनी एनर्जी मिल रही है? 24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये टोटल एनर्जी रिलीज है। और अगर इसी रिएक्शन में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन क्या होगी, तो ये ऑलमोस्ट 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकलेगी। तो दोनों बातें आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखनी है। याद रखिएगा, वैसे इस फ्यूजन रिएक्शन के चांसेस बहुत ही लीस्ट होते हैं। अच्छा, अगर ड्यूट्रॉन को ड्यूट्रॉन से मर्ज करें तो पॉसिबल है कि हमारे पास ट्यूट्रॉन मिले और साथ में प्रोटॉन हो, और साथ में हमें कितनी एनर्जी मिल रही है? 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर आपसे इस रिएक्शन के बारे में पूछा जाता कि अब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कितनी होगी, तो आपको नजर आ रहा है कि ऑलमोस्ट 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब आंसर निकलेगा। यह भी हो सकता था कि एक ड्यूट्रॉन के साथ मर्ज करे, साथ में हीलियम 3 वाला न्यूक्लियस मिले, साथ में न्यूट्रॉन मिल रहा है और 3.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिल रही है। यहां पर भी ऑलमोस्ट जो एनर्जी आपके पास बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन मिल रही है वो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब ही है। यह भी पॉसिबिलिटी है कि एक ड्यूट्रॉन ट्यूट्रॉन के साथ मर्ज होने के बाद हीलियम 4 का न्यूक्लियस मिले, साथ में न्यूट्रॉन प्लस 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जब आप इसको नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन से डिवाइड करेंगे तो ये ऑलमोस्ट हमारे पास 3.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितनी एनर्जी बन रही है। तो डेट्स से आपने हर प्रोसेस में, हर एग्जांपल में एनर्जी रिलीज और एनर्जी रिलीज पर न्यूक्लियॉन दोनों वैल्यूज याद रखनी है, एमसीक्यूज में पूछी जा सकती हैं। एक पॉइंट याद रखिएगा, फ्यूजन एनर्जी कैसे मिल रही है? तो ये बात हमने फिशन में भी डिस्कस की थी, वही प्रोसेस टेक प्लेस हो रहा है। आप वाज़े तौर पर देखिएगा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जो रिएक्टर की है, जो बाइंडिंग एनर्जी का ग्राफ बना था उसमें लो वैल्यूज पर मौजूद है एज कंपेयर टू द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ऑफ द प्रोडक्ट। तो डेट से अगर ये लो वैल्यूज पर मौजूद है और प्रोडक्ट जो है वो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन की हाई वैल्यूज पर मौजूद है, तो अब जो इनका जो डिफरेंस होगा वो एनर्जी रिलीज की शक्ल में आपको मिल जाएगा। एक बात नेक्स्ट वन है जी, फ्यूजन से जो मिलने वाली एनर्जी है वो मोर होगी एज कंपेयर टू द फिशन। कौन सी वैल्यूज मोर होगी? टोटल वैल्यूज अगर हम देख रहे हैं ये 24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 17.6, ये तो कम है, तो मैंने वर्ड बोला मोर एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। तो फ्यूजन की एनर्जी पर न्यूक्लियॉन मोर होती है एज कंपेयर टू द फिशन। नेक्स्ट जी, टू स्टार्ट द फ्यूजन रिएक्शन,
टेम्परेचर इंक्रीज्ड, काफी बड़ी वैल्यूज में इंक्रीज करना पड़ता है, कितना जी 10 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड तक। इससे फर्क क्या पड़ता है, टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी में क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशन। दैट्स व्हाई स्मॉल न्यूक्लियर की स्पीड काफी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ये आपस में मर्ज होकर एक हैवी न्यूक्लियस बना देते। एक्चुअली प्रॉब्लम भी यही है ना, दो न्यूक्लियस को मर्ज करना है, न्यूक्लियस पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, दूसरे न्यूक्लियस पर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव। तो मर्ज करना तो मुश्किल है ना, पॉजिटिव पॉजिटिव के करीब लेकर आएंगे तो फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगी। तो दैट्स व्हाई वी हैव डू अ लॉट ऑफ वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्शन। और ये वर्क डन हम जो करना होगा वो हम किस शक्ल में यहां पर कर रहे होते हैं, तो हम कहते हैं हम टेम्परेचर को राइज करते हैं, जिसकी वजह से स्पीड सफिशिएंटली बढ़ जाती है और एक दूसरे के साथ मर्ज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब प्रॉब्लम यही आया, किस टेम्परेचर पर मर्ज होने के चांसेस हैं, 10 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। तो डेट्स से याद रखिएगा, फ्यूजन प्रोसेस जो है वो अंडर कंट्रोल नहीं हो सकते। दिस मींस दैट फ्यूजन रिएक्टर नाम की कोई चीज अवेलेबल नहीं है, रिएक्टर सिर्फ अभी तक फिशन रिएक्टर्स ही हमारे पास है। तो ये रिएक्शन हो कहां पर रहा है, तो दैट फ्यूजन टेक प्लेस इन द हाइड्रोजन बॉम्ब। हम इसे डिस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए यूज करते हैं, हाइड्रोजन बॉम्ब के अंदर फ्यूजन रिएक्शन हो रहा होता है। हाइड्रोजन बॉम्ब को दैट्स व्हाई हम टेक्निकली फ्यूजन बॉम्ब भी बोलते हैं। इसके अलावा फ्यूजन रिएक्शन कहां पर हो रहा होगा, तो फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है जी सन में। देखें जी, सन के अंदर प्राइमरीली कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन होता है, इसमें कुछ वैल्यूज हीलियम की भी होती है और हैवी एलिमेंट्स का बहुत स्लाइट सी रेशो भी मौजूद होती है, लेकिन ये प्राइमरीली जो कंपोज होता है वो हाइड्रोजन से होता है। ये भी एक एमसीक्यूज है, इसको एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखिएगा। तो ये रिएक्शन सन में कैसे हो सकता है, सन की जो कोर का टेम्परेचर है वो 20 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड है और हमें कितना रिक्वायर्ड था, 10 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। तो डेट्स ये प्रोसेस यहां पर हो सकता है। सन की सरफेस का टेम्परेचर कितना हमारी बुक में लिखा हुआ है, डेट इज 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। वैसे जनरली इसकी वैल्यूज कुछ बुक्स में 5 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड भी लिखी हुई है, लेकिन हम बुकिश इंफॉर्मेशन को याद रखेंगे, डेट इज 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सन के कोर और सन के सरफेस का टेम्परेचर याद रखिएगा। यहां पर जो होने वाले रिएक्शन है उसे हम पीपी रिएक्शन बोलते हैं, पीपी फॉर प्रोटॉन प्रोटॉन रिएक्शन। ये हमारे पास एक्चुअली पीपी रिएक्शन ही सोर्स ऑफ एनर्जी है सन में। तो डेट से अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए सन का सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, तो ऑब्वियसली हम कह सकते हैं पीपी रिएक्शन, या आप इसे ज्यादा बेहतर वर्ड बोल सकते हो फ्यूजन रिएक्शन। अब पीपी रिएक्शन है क्या, प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल है क्या, 1H1 1H1 मतलब एक प्रोटॉन से फ्यूज होगा, मिलेगा क्या, ड्यूट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन प्लस द एनर्जी। फिर क्या हुआ, ड्यूट्रॉन एक प्रोटॉन से फ्यूज होगा, मिलेगा क्या, हीलियम का 3 वाला आइसोटोप प्लस गैमा और प्लस एनर्जी। फिर क्या हुआ, 2He3 से फ्यूज होगा, मिलने वाला 2He4 न्यूक्लियस होगा, प्लस प्रोटॉन और साथ में क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। तो ये हमारे पास एक पीपी साइकिल है। आपने देखा ना, हमने यहां से स्टार्ट लिया प्रोटॉन से और यहां पर क्या मिल गया, प्रोटॉन। एक्चुअली इस रिएक्शन को ना हम यहां पर ये पहले दो रिएक्शन को 2 दफा लिखते हैं। देखे ना, प्रोटॉन से फ्यूज होकर क्या मिल रहा है, ड्यूट्रॉन। फिर ड्यूट्रॉन किस से फ्यूज हो रहा है, प्रोटॉन से, तो फिर क्या मिल रहा है, He3। अब 2 दफा He3 मिलना है आगे हमें, ताकि वो फ्यूज होकर हीलियम 4 बना सकें। तो ऑटोमेटिकली दिस मींस दैट यहां पर हमें 1H2 फिर 1H1 से फ्यूज करवाना है, तो फिर 1H2 बनाना पड़ेगा। तो ये रिएक्शन एक दफा फिर रिपीट होगा, 1H1 प्रोटॉन प्लस प्रोटॉन फ्यूज हुए, दैट गिव अस द ड्यूट्रॉन प्लस द पॉजिट्रॉन एंड एनर्जी। तो एक 1H2 और मिल गया। अब ये 1H2 क्या है, फिर प्रोटॉन से फ्यूज होगा। प्रोटॉन कहां से आएगा, तो अभी हमने बोला कि प्राइमरीली कंपोज्ड ही हाइड्रोजन से होता है। तो डेट्स वाई अब यहां से हमें क्या मिलेगा, 2He3 प्लस गैमा प्लस एनर्जी। अब 2 2He3 हो गए, तो ये आपस में फ्यूज होकर 2He4 बना देंगे। तो डेट्स वाई अब जरा गौर से देखिएगा कितने प्रोटॉन टेक पार्ट कर रहे हैं इस रिएक्शन के अंदर, 1 2 3 4 5 और 6। तो याद रखने वाला पॉइंट हो गया, इस पीपी रिएक्शन के अंदर कितने प्रोटॉन टेक पार्ट करते हैं, 6। फाइनली हमें कितने प्रोटॉन मिल गए, 1 और 2।
तो फाइनली अ हीलियम न्यूक्लियस मिलता है एंड द 2 प्रोटॉन हमें मिल जाएंगे। इसका मतलब है कितने यूटिलाइज हो गए, तो 4 प्रोटॉन आर यूज्ड इन वन कंप्लीट पीपी रिएक्शन। ये पॉइंट्स आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखने। कितनी टोटल एनर्जी रिलीज होगी, 25.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये मैंने टोटल एनर्जी की बात की। एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होगी, तो आपने क्या करना होगा, इसे पर न्यूक्लियन से, न्यूक्लियन नंबर से डिवाइड कर दीजिएगा तो आंसर मिलेगा 6.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ऑब्वियसली ये आपको नजर आ रहा है कि ये जो है ये एनर्जी पर न्यूक्लियन फिशन के मुकाबले में तो बहुत बड़ी है। फिशन में हमने एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यूज कितनी निकाली थी, डेट इज 0.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसे ऑलमोस्ट आप 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कह सकते हो। That's why energy per nucleon in fusion process is much larger than the energy per nucleon in the fission process. अब हमारे पास आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक है, डेट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर, एक्चुअली हमारे पास 3 किस्म के बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर हैं। सबसे पहले फोटॉन्स। फोटॉन्स आर द मैसलेस, कोई मैस नहीं होता, चार्जलेस, इस पर कोई चार्ज भी नहीं होता, एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। चैप्टर नंबर 19 में हमने इसे डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। ये एलिमेंट्री पार्टिकल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, इस पर चार्ज भी नहीं होता, इस पर मैस भी नहीं होता। अब हम सेकंड एलिमेंट्री पार्टिकल को डिस्कस करते हैं जी सेकंड है लेप्टॉन्स। लेप्टॉन्स वो एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं विच डू नॉट एक्सपीरियंस द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। याद रखने वाला पॉइंट है एमसीक्यूज के लिए, लेप्टॉन्स पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस एक्ट नहीं कर रही होती। कौन कौन से लेप्टॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स, म्यूऑन्स एंड न्यूट्रिनोज, और इसके अलावा भी बहुत सारे हो सकते हैं। याद रखने वाले ये तीनों नाम आपने याद रखने हैं, ताकि आपको अगर कभी आ जाए कि लेप्टॉन्स का चॉइस लें तो आपको पता होना चाहिए कि लेप्टॉन कौन से है। थर्ड वन इज हेड्रॉन। हेड्रॉन को हम कहते हैं कि ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स नहीं रहे, या एलिमेंट्री पार्टिकल्स नहीं है, बट आर कंपोज्ड ऑफ सम एलिमेंट्री पार्टिकल्स कॉल्ड द क्वार्क्स। तो याद रखने वाला पॉइंट हो गया, हेड्रॉन का एलिमेंट्री पार्टिकल कौन सा होगा, क्वार्क होगा। हेड्रॉन्स कौन से पार्टिकल्स हैं, दे एक्सपीरियंस द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इसकी एग्जांपल्स क्या हैं, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, मीजॉन्स एंड एटसेट्रा। हेड्रॉन को हम फर्दर 2 हिस्सों में क्लासिफाइड करते हैं। इसकी जो पहली टाइप है उसका नाम बोला जाता है बेरियॉन्स। कौन से हेड्रॉन्स बेरियॉन्स कहलाते हैं, द हेड्रॉन whose mass is equal or greater than that of proton। जिनका मैस प्रोटॉन जितना होगा या प्रोटॉन से लार्जर होगा, ऐसे हेड्रॉन्स को हम बेरियॉन्स कहते हैं। इसका मतलब न्यूट्रॉन्स इसकी एग्जांपल में से हो सकता है, प्रोटॉन इसकी एग्जांपल में से हो सकता है। मीजॉन इसकी दूसरी क्लासिफिकेशन है। कौन से हेड्रॉन्स मीजॉन्स कहलाते हैं, द हेड्रॉन्स whose mass is less than that of proton। ऐसे हेड्रॉन जिनका मैस प्रोटॉन से लेस निकलेगा उसको हम क्या कहते हैं, वो मीजॉन्स कहलाते हैं। याद रखने वाला पॉइंट है, बेरियॉन्स जो हैं वो 3 क्वार्क से मिलकर बनते हैं। 3 क्वार्क्स मेक्स अ बेरियॉन। ये भी एमसीक्यूज है। मीजॉन्स के लिए कितने क्वार्क्स टेक पार्ट करेंगे, तो अ पेयर ऑफ अ क्वार्क एंड एंटी क्वार्क मेक्स अ मेजॉन। तो मेजॉन में अ पेयर ऑफ अ क्वार्क एंड एंटी क्वार्क शामिल हो जाएगा। क्वार्क्स क्या होते हैं जी, हमने अभी बोला क्वार्क्स आर एक्चुअली द एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ द हेड्रॉन्स। क्वार्क थ्योरी एमगेलमैन और जीसवेग ने दी थी, ये भी याद रखिएगा। क्वार्क्स जो हैं कैन नॉट एग्जिस्ट देयर ओन, देयर एग्जिस्टेंस हैज बीन इनडायरेक्टली वेरीफाइड। अभी तक हम इसकी एग्जिस्टेंस डायरेक्टली वेरीफाई नहीं कर पाए, इनडायरेक्टली वेरीफाई हुई भी है। कितने काइंड्स के क्वार्क्स होते हैं, इनके चार्जेस भी याद रखिएगा। 6 काइंड्स के क्वार्क्स हैं, टेबल बना हुआ है, याद रखना है। देखें हमारे पास क्वार्क है चार्म, अप एंड टॉप। इसके चार्जेस क्या होंगे, +2/3e, +2/3e, +2/3e।
थोड़ा जरा पहले पहले लेटर पर फोकस कीजिएगा, याद रखना आसान हो जाएगा। वर्ड क्या बना? कट। सी फॉर चार्म, यू फॉर अप, टी फॉर टॉप। अच्छा, ऐसे भी याद रखा जा सकता है, चार्म, अप एंड टॉप फॉर ए पॉजिटिव सेंस जनरेट कर रहे हैं। तो ऐसे क्वार्क्स जो पॉजिटिव सेंस को जनरेट करें उनका चार्ज प्लस होगा और +2/3 होगा। तो याद रखना आपके लिए आसान हो जाएगा। आप वर्ड कट से भी याद रख सकते थे। अगले 3 क्वार्क्स पर देखिएगा, बॉटम, डाउन, स्ट्रेंज। चार्ज क्या होगा? -1/3e, -1/3e, -1/3e। E स्टैंड फॉर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये बात एक और क्लियर हो गई कि क्वार्क का जो चार्ज होगा वो फ्रैक्शन ऑफ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अच्छा, यहां पर भी जरा फोकस करें पहले पहले लेटर पर। तो ये लेटर बन रहा है BDS, तो इससे याद कर लें, BDS, B फॉर बॉटम, D फॉर डाउन, S फॉर स्ट्रेंज। तो इनका चार्ज क्या होगा क्वार्क्स का? -1/3, या इस तरह से कह ले, जो नेगेटिव सेंस के वर्ड हैं, बॉटम, डाउन, स्ट्रेंज, उसका हमारे पास चार्ज क्या निकलेगा? -1/3e। कितने क्वार्क्स हमने डिस्कस किए? 6। अगर 6 क्वार्क्स हैं तो ऑब्वियसली एंटी पार्टिकल थ्योरी के मुताबिक 6 ही एंटी क्वार्क्स होंगे। मतलब एंटी अप, एंटी चार्म, एंटी टॉप। फर्क क्या होगा? फर्क सिर्फ ये होगा कि मैथ में तो ये इसके बराबर होंगे, चार्ज में, मैग्नीट्यूड में भी इसके बराबर होंगे, सिर्फ और सिर्फ चार्ज की नेचर अपोजिट हो जाएगी। तो डेट से एंटी चार्म का चार्ज क्या होगा? -2/3e। एंटी अप का क्या होगा? -2/3e। एंटी टॉप का क्या होगा? -2/3e। सिमिलरली एंटी बॉटम, एंटी डाउन, एंटी स्ट्रेंज, यहां पर क्या होगा? बॉटम का और एंटी बॉटम का चार्ज जो है मैग्नीट्यूड में बराबर निकलेगा, सिर्फ नेचर में अपोजिट होगा। दिस मींस दैट एंटी बॉटम का चार्ज क्या होगा? +1/3e। एंटी डाउन का चार्ज क्या होगा? +1/3e। एंटी स्ट्रेंज का चार्ज क्या होगा? +1/3e। जी, नेक्स्ट हम कंपोजिशन डिस्कस करते हैं। प्रोटॉन की क्वार्क कंपोजिशन क्या होगी? प्रोटॉन जो है वो एक डाउन और 2 अप क्वार्क से मिलकर बनता है। अभी हमने कहा ना बेरियंस 3 क्वार्क से मिलकर बनते हैं, तो इसमें से 3 क्वार्क्स कौन कौन से होंगे? एक अप होगा और 2 डाउन होंगे। देखिए, अप का चार्ज क्या होता है? +2/3e। इस अप का चार्ज क्या होगा? +2/3e। इस डाउन का चार्ज क्या होगा? -1/3e। इसमें से e कॉमन निकला, 3 एलसीएम आ जाएगा, तो 2 + 2 - 1, तो ये क्या हो जाएगा? 2 + 2 4, 4 - 1 क्या हो गए? 3, तो 3/3 आपस में कट जाएंगे, तो यहां पर एक चार्ज पॉजिटिव बचेगा। न्यूट्रॉन की क्वार्क कंपोजिशन क्या होगी? न्यूट्रॉन जो है वो यहां पर एक अप और 2 डाउन क्वार्क से मिलकर बनता है। देखिएगा, हमारे पास अप का चार्ज क्या होता है? +2/3e। डाउन का चार्ज -1/3e। इस डाउन का चार्ज -1/3e। ई कॉमन निकला, 3 एलसीएम हो गया, +2 - 1 - 1, तो ये +2 और -2 हो गए। +2 - 2 करें तो 0, 0/समथिंग, आंसर क्या होगा? 0। तो डेट्स है न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल कंसीडर होता है। कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। अभी जो कुछ हम पढ़ आए उन्हीं चीजों को रिवाइज करते हैं इन टर्म्स ऑफ द एमसीक्यूज। पहला एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोटोप इज नॉर्मली फिशनेबल। आपने ये बताना है इन 4 ऑप्शन में से कौन सा आइसोटोप नॉर्मली फिशनेबल माना जाता है। देखिए, हमारे पास यूरेनियम 238, ऑप्शन बीटा है यूरेनियम 235, ऑप्शन चार्ली है यूरेनियम 239 और ऑप्शन डेल्टा है हीलियम 4। हीलियम 4 तो नहीं हो सकता ना, पॉसिबल ही नहीं है। तो अब हम तो यूरेनियम एक हैवी एलिमेंट्स के बारे में देख रहे हैं ना। हैवी न्यूक्लियस जब स्प्लिट अप होता है लाइट न्यूक्लियस में तो उसे हम फिशन बोलते हैं, तो ये हीलियम तो नहीं हो सकता। दैट्स व्हाई यूरेनियम में मोस्ट फिशनेबल कौन सा था? वो था जी यूरेनियम 235, तो करेक्ट ऑप्शन है बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, इन न्यूक्लियर रिएक्टर कैडमियम रॉड्स आर यूज्ड टू। न्यूक्लियर रिएक्टर में कैडमियम रॉड क्यों यूज करते हैं? ऑप्शन अल्फा है स्लो डाउन द न्यूट्रॉन्स, ऑप्शन बीटा है अब्सॉर्ब द न्यूट्रॉन्स, ऑप्शन चार्ली है स्पीड अप द न्यूट्रॉन्स एंड ऑप्शन डेल्टा है प्रोड्यूस द न्यूट्रॉन्स। तो कैडमियम रॉड का फंक्शन क्या था? कैडमियम रॉड एक्चुअली अब्सॉर्बिंग मटेरियल है। किसका अब्सॉर्बिंग मटेरियल है? न्यूट्रॉन्स का। तो डेट्स है ये किस लिए यूज हो रहे थे? टू अब्सॉर्ब द न्यूट्रॉन्स।
तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगी बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ड्यूट्रॉन 1.15 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये पर न्यूक्लियन की वैल्यूज दी गई है। अल्फा पार्टिकल की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या है, 7.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देन रिएक्शन दिया गया, ड्यूट्रॉन ड्यूट्रॉन से मर्ज होकर अल्फा पार्टिकल प्लस एनर्जी मिल रही है, तो एनर्जी रिलीज्ड कितनी होगी। अब आपने एनर्जी रिलीज कैलकुलेट करनी है। देखें एक बात तो बिल्कुल क्लियर है, जब भी प्रोडक्ट हाई बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यूज पर हो और रिएक्टेंट लो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यूज पर हो, तो एनर्जी रिलीज ही होती है। तो अब ये एनर्जी रिलीज कैलकुलेट करते हैं। एनर्जी आपको गिवन किस में थी, पर न्यूक्लियन में, तो एक्चुअली डायरेक्टली एनर्जी रिलीज तो कैलकुलेट नहीं हो सकती, हम एनर्जी रिलीज पर न्यूक्लियन कैलकुलेट कर सकते हैं। करना क्या होगा, जो एनर्जी पर न्यूक्लियन गिवन है हमारे पास प्रोडक्ट की, उससे माइनस कर दीजिएगा रिएक्टेंट की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को। तो ये माइनस करते हैं, 7.1 माइनस 1.15, ये 5 आ गया, यहां से 10 तो ये 9 हो गया, यहां पर 6 बाकी बचा था, तो ये 5.95 हो जाएगा। तो डेट्स ये कितनी वैल्यूज निकल आई, 5.95 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब एनर्जी रिलीज किसके बराबर आ जाएगी, तो ये एनर्जी रिलीज जो होगी वो किसके बराबर आनी चाहिए, दैट इज द न्यूक्लियन मल्टीप्लाई बाय द एनर्जी रिलीज पर न्यूक्लियन। कितने न्यूक्लियन टेक पार्ट कर रहे हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 5.95 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये ऑलमोस्ट 6 है, 6 मल्टीप्लाई बाय 4 ऑलमोस्ट 24, तो 24 के करीब वाली ऑप्शन ठीक हो गई। तो कौन सी ऑप्शन ठीक हो गई जी, 23.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ लिथियम 7 एंड हीलियम 4 न्यूक्लियाई आर respectively 6.6 mega electron volt and 7.1 mega electron volt, then the energy of the reaction is, आपने energy of reaction कैलकुलेट करनी है, कितनी होगी। देखिए लिथियम 7 प्लस प्रोटॉन गिव्स द अल्फा पार्टिकल, और आपको नजर आ रहा है कि यहां पर अल्फा पार्टिकल आपको 2 दफा मिल रहा है। तो सबसे पहले तो आप इसमें टोटल एनर्जी ले लें, उसे माइनस कीजिएगा, तो आपके पास टोटल एनर्जी रिलीज आ जाएगा। तो हमारे पास लिथियम 7 की एनर्जी कितनी थी, 6.60 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब यहां पर हमारे पास जो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, तो क्या करना पड़ेगा, 6.6 को आप 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 7 6 आर 42, 42 और 4 बाकी बचे हुए थे 46, तो ये 46.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी बनेगी। हीलियम, एक हीलियम में कितने न्यूक्लियॉन्स होते हैं, 4, जबकि 2 हीलियम न्यूक्लियस में कितने न्यूक्लियॉन्स होंगे, 8। तो अब हमारे पास अब अल्फा पार्टिकल की जो हमारे पास एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, दैट इज द 7.1 मल्टीप्लाई बाय 8 और 8 7 आर 56। अब आप इन दोनों को माइनस कर दे तो आपके पास वैल्यूज निकल आएगी, 56.8 माइनस 46.2, तो हमारे पास आंसर कितना बचा है, वो 10.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसके अकॉर्डिंगली कौन सी ऑप्शन ठीक होगी, दैट वुड बी द चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हेन यूरेनियम 235 इज बम्बार्डेड विद अ न्यूट्रॉन, देन फिशन प्रोडक्ट आर मोलिबिडियम एंड ज़ीनॉन प्लस सम अदर पार्टिकल, दीज पार्टिकल्स आर, ये पार्टिकल इसके अलावा क्या हो सकते हैं। देखो वही बात करनी है हमें यहां पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर कंजर्व करना होगा। रिएक्शन क्या है, रिएक्शन है यूरेनियम 235 है, इसके ऊपर आपने न्यूट्रॉन बम्बार्ड कर दिया, दैट गिव्स द मोलिबिडियम 42 98 प्लस ज़ीनॉन 54 136 प्लस अगले पार्टिकल्स क्या बनेंगे। देखिए इधर हमारे पास कितने प्रोटॉन टेक पार्ट कर रहे हैं रिएक्टेंट की साइड पर, दैट इज 92, तो इधर भी कितने होने चाहिए, 92 ही होने चाहिए। तो 92 यहां पर कितने बन रहे हैं, 2 और 4 को ऐड किया तो 6 और 5 और 9 को ऐड किया तो यहां पर हमारे पास 9, तो 96। इसका मतलब है यहां पर 96 प्रोटॉन टेक पार्ट कर रहे हैं, हमें करने कितने हैं, 92। अब जरा न्यूट्रॉन नंबर भी अभी गौर कर लेते हैं। यहां पर देखिएगा इसका हमारे पास टोटल एटॉमिक मास नंबर कितना बन रहा है, 236। इधर कितना बन रहा है, इन्हें ऐड कर दे, 8 और 6 को ऐड किया तो 14, 9 प्लस 3 12 और एक 13 और ये 1 2, तो ये आपके पास फॉर्मेशन बन रही है। अब आपको यहां पर नजर आ रहा है कि अगर हम ऑप्शन नंबर ए को ऑप्ट करेंगे तो हम अपनी करेक्ट ऑप्शन पर आ जाएंगे। देखिए ऑप्शन नंबर ए में क्या कहा
कि 4 इलेक्ट्रॉन्स निकलने चाहिए थे प्लस 2 न्यूट्रॉन्स निकलने चाहिए थे। अब देखें अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स निकलें, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1 होता है, तो 4 इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या हो जाएगा -4, तो आंसर 92 निकल आया। न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता तो वो चार्ज में तो कोई चेंज नहीं ला सकता। अच्छा जी, अब देखिएगा क्या इलेक्ट्रॉन का मैस होता है? नहीं, 0 है। न्यूट्रॉन का मैस 1 है, तो 2 न्यूट्रॉन का मैस क्या हो जाएगा 2, तो इसमें से अगर आप 2 ऐड करेंगे तो ये भी 236 हो जाएगा। तो डेट्स वाई आपने जस्ट कंपैरिजन से, किसके जी और ए के कंपैरिजन से आपने अपनी एग्जैक्ट ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। तो इस तरह से जरा फोकस किया करें अपने इक्वेशंस के ऊपर, अपने क्वेश्चंस के ऊपर, तो आप ऑटोमेटिकली करेक्ट ऑप्शन को ढूंढ लेंगे। नेक्स्ट जी हम डिस्कस करना चाह रहे हैं कुछ पास्ट पेपर एमसीक्यूज। इन टॉपिक्स के रिलेटेड पास्ट पेपर्स में, एफडी कैट के पास्ट पेपर्स में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देखिए क्वेश्चन है, अ हैवी न्यूक्लियस of atoms go through fission so that they can, हैवी न्यूक्लियस में फिशन हो रही है, तो अब यहां पर कौन सी ऑप्शन ठीक है? अब्सॉर्बिंग द हाई एनर्जी, तो यहां से तो एनर्जी रिलीज हो रही थी, अब्सॉर्ब नहीं कर रहे थे हाई एनर्जी को। अब्सॉर्ब लो अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो ये भी गलत होगी ऑप्शन। इंक्रीज द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन या डिक्रीज द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो हमने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का थ्योरी के लेक्चर में जो डिस्कस किया ग्राफ, उसमें आपको नजर आ रहा था जो रिएक्टेंट था यूरेनियम वो लो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यूज पर था, जबकि जो प्रोडक्ट था वो हमारे पास कहां पर था, वो हाई बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यूज पर था। तो फिशन के बाद हमें मिलेगा क्या? इंक्रीज द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या हो गई? चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज द क्वार्क कंपोजिशन ऑफ प्रोटॉन। तो हमारे पास जो क्वार्क कंपोजिशन है प्रोटॉन की क्या होगी? ये तो सिंपल सा फिनोमिना है, हमें पता है प्रोटॉन जो है वो 2 अप और 1 डाउन क्वार्क से मिलकर बनता है। तो इस वक्त कौन सी ऑप्शन ठीक नजर आ रही है? डेट इज द अल्फा। इन तमाम पॉइंट्स, इन तमाम फार्मूलाज को और तमाम इंफॉर्मेशन को बहुत अच्छी तरह से याद कीजिएगा, और इन क्वेश्चन की फर्दर प्रैक्टिस करने के लिए जो हमारे पास स्टेप की वर्कशीट्स हैं उसको जरूर कंसल्ट कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।